Good evening, everyone. I hope I'm audible and visible. Please confirm once. Those who are watching online, please confirm it once. Yes, Preeti, thank you so much. Mahesh, good evening. Kunal, good evening. See, Kunal, you will not be able to do this class in the recorded format because in the recorded, you will not get this class. Okay, so you will have to attend this class live. In recorded, you will not be having this class. So once the class is over, it's over. It's just like offline, the way they are doing, the same is for you. For online student, it's like that. I think आप लोगों को तो मिलती है. No, but to online students, you will not get. If you want to watch this in the recorded format, Kunal, I taught 2 years back on the Unacademy platform. You can see the classes over there. ये सेम कंटेंट वहां पे भी है, तो वहां से कर लेना जो मिस हुआ हुआ है. सो कंटिन्यूइंग, कहाँ छोड़ा था मैंने एकदम लास्ट में. ठीक है, कंट्रोलिंग टॉर्क हमने खत्म किया था. हमने बोला था कि इसका स्केल जो है वो क्रैम्प्ड है ना. सो नाउ राइट डाउन डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रेविटी कंट्रोल मैकेनिज्म. ग्रेविटी कंट्रोल मैकेनिज्म की डिसएडवांटेजेस क्या है? व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? देखो, सबसे पहली चीज की अगर हम बात करें तो क्या लगता है आपको? समझ में आता है कि इसको हमें हमेशा वर्टिकली रखना पड़ेगा या हॉरिजॉन्टली भी रख सकते हैं? वर्टिकली रखना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है. तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आएगी? इट हैज टू बी वर्टिकली माउंटेड. अभी लिखवाऊंगा अच्छे शब्दों में लिखवाऊंगा, समझ लो पहले. इट हैज टू बी वर्टिकली माउंटेड. दूसरी चीज, वर्टिकली माउंट करने के बाद भी ये परफेक्टली लेबल्ड होना चाहिए. हल्का सा टेढ़ा हुआ तो हर टाइम में लगी रहेगी टॉर्क, आंसर गलत आएगा. ये इसकी दो डिसएडवांटेजेस हुई. एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहली चीज, ये चीप है. सर क्यों? मैन्युफैक्चरिंग का मुझे नहीं पता है. दैट इज नॉट, आई नो अबाउट दैट. बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग में क्यों ये चीप हो जाता है, आई डोंट नो. मे बी स्प्रिंग इज कॉस्टली एंड द वेट्स, वी आर जस्ट पुटिंग द वेट्स, दैट्स व्हाई इट्स cheap. But I do not know. Honestly, you just have to remember this point, that it is cheap. And you need to remember it only for the engineering services mains examination. They are not going to ask you this kind of question in the pre also, that out of gravity control and spring control, which one is cheaper. Okay. सो तो इसलिए कहीं पे भी मैन्युफैक्चरिंग का कोई पॉइंट आएगा तो मैं उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता. बट इफ इट्स अंडरस्टैंडिंग इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स, देन आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन इट इन अ प्रॉपर मैनर. ठीक है. और बहुत रेयरली पूरी ब्रांच में कहीं एक दो जगह मैन्युफैक्चरिंग टच करेंगे हम लोग, जैसे इट इज चीप. और किसी किसी डिवाइसेस में कंपैरिजन आएगा, ये सस्ता है, ये महंगा है, वो याद करना है. ठीक है. इट इज चीप. सेकंड थिंग, क्या समय के साथ ये डिटेरियोरेट होगा कि नहीं होगा? स्प्रिंग हमारा लूज हो जा रहा था, इसको क्या होगा? इसमें तो कुछ भी नहीं होना है. So it does not deteriorate with time. That is one of the biggest advantage of this. Secondly, टेम्परेचर बदल रहा है, क्या इसको फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ने वाला है? तो ये तीन जो है इसकी एडवांटेजेस हो गई. सो राइट डाउन फर्स्ट डिसएडवांटेज. पहली डिसएडवांटेज लिखो. दिस टाइप ऑफ कंट्रोल, दिस टाइप ऑफ कंट्रोल is used in, this type of control is used in vertically mounted instruments. This type of control is used in vertically mounted instruments. Vertically mounted instruments. Second point, in this case, the instrument should be perfectly leveled. In this case, the instrument should be perfectly leveled. Next, next. अब लिखो एडवांटेजेस ऑफ स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म. ये दो इसकी डिसएडवांटेजेस हो गई. दो तीन इसके एडवांटेजेस लिखते हैं. राइट डाउन एडवांटेजेस ऑफ स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म. पहली लिखिए, इट इज चीप. इट इज चीप. सेकंड लिखिए, द कंट्रोल इज, द कंट्रोल इज independent of, the control is independent of temperature variations. The control is independent of temperature
वेरिएशंस। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखिए, इट डज नॉट डिटीरियोरेट विद टाइम, इट डज नॉट डिटीरियोरेट विद टाइम। अब बेटा जो हमने स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म पढ़ा उसमें हमने स्प्रिंग्स का इस्तेमाल किया, जो हमने स्प्रिंग इस्तेमाल किए हैं उसके कुछ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। व्हाट आर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स? सबसे पहला, क्या लगता है तुम्हें क्या होना चाहिए सबसे पहला? लूज कम हो भाई, उसे हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल फिटीक। फिटीक मतलब थकना, मैकेनिकल मतलब मैकेनिकल काम करके। सो इट शुड अंडरगो मिनिमल मैकेनिकल फिटीक। अभी लिखवाऊंगा, अभी लिखवाऊंगा। इट शुड अंडरगो मिनिमल मैकेनिकल फटीग। दूसरा, इट शुड मेड अप ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ये क्या मतलब हुआ सर? ये हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। जब हमारा डिवाइस काम करता है तो वहां पे ऑपरेटिंग फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिफ्लेक्शन दे रही होती है। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड खराब हो तो हमारी रीडिंग खराब हो जाएगी। अब अगर मैंने स्प्रिंग बना दिया मैग्नेटिक मटेरियल से, तो स्प्रिंग की भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। वो मैग्नेटिक फील्ड मेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरफेयर करेगी, और जैसे ही ये खराब हुई, रीडिंग खराब हो जाएगी। इसलिए हम स्प्रिंग को बनाते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से, ताकि वो मैग्नेटाइज होकर मैग्नेटिक फील्ड ना दे। दो पॉइंट समझ में आए? और जो ये इंजीनियरिंग सर्विसेज प्री के क्वेश्चन है, मतलब आ सकते हैं, पता नहीं आएगा कि नहीं, कि कौन सा मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है स्प्रिंग बनाने के लिए। सो द मटेरियल दैट वी यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्प्रिंग इज phosphor bronze. Okay, so write down the essential characteristics. The essential characteristics of a spring. The essential characteristics of the spring. The essential characteristics of the spring, which is used in spring control mechanism. Which is used in spring control mechanism. Which is used in spring control mechanism. First लिखिए, first, it should undergo it should undergo minimal mechanical fatigue. It should undergo minimal mechanical fatigue. It should undergo minimal mechanical fatigue. Next, next point, second point, it should be it should be it should be made up of non-magnetic material. It should be made up of non-magnetic material. नोट, NOTE, नोट करके पॉइंट लिख लीजिए, नोट करके पॉइंट लिख लीजिए। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल कुणाल, टॉपिक नेम प्लीज सर। कुणाल बेटा, टॉपिक नेम जो है वो हमारा टॉपिक चल रहा था ब्रेक से पहले, टाइप्स ऑफ टॉर्क्स। टाइप ऑफ टॉर्क में पहला पढ़ा था डिफ्लेक्टिंग, सेकंड पढ़ रहे थे हम लोग कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क में पहला था स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म, दूसरा था ग्रेविटी कंट्रोल मैकेनिज्म, उसी में चल रहा है। तो तुम अभी रुक जाओ, नेक्स्ट हेडिंग डलेगी वहां से कॉपी करना। ठीक है, द मोस्ट कॉमनली यूज मटेरियल, इतना ही लिखवाया मैंने। यूज मटेरियल फॉर द फैब्रिकेशन ऑफ द स्प्रिंग, for the fabrication of the spring is phosphor bronze. For the fabrication of the spring is phosphor bronze. ये लिखा बेटा मैंने वो, BRONZ। सुनाओ। अब हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है और रियलिटी में क्या होने वाला है, उसको देखते हैं थोड़ा सा।
देखो बेटा, हमने एमीटर मानते हैं, हमने पैरामीटर अंडर मेजरमेंट मतलब करंट लगा दी। जैसे ही हमने करंट लगाई, ये पॉइंटर इस साइड मूव किया, किसकी वजह से? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से। जैसे ही डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगना शुरू हुई, हमारे स्प्रिंग स्प्रिंग कंट्रोल समझ लो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल बी गोइंग फॉर द स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म। हमारा स्प्रिंग जो है वो टाइट होना शुरू हुआ, तो एक टॉर्क ऑपोजिट डायरेक्शन में लगी, दैट इज कंट्रोलिंग टॉर्क। अब ये मूव करता गया इस पॉइंट पे, विच इज थीटा एफ, मतलब जितनी वैल्यू मैंने दी है, सपोज मैंने 6 एम्पियर दी थी, तो 6 एम्पियर पे जब मेरा पॉइंटर पहुंचा, उस समय मेरी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क क्या हो गए? इक्वल हो गए, और ये यहां रुक गया, ऐसा हमें लग रहा है, पर ऐसा होगा नहीं। क्यों सर? सामने सामने दिख रहा है फोर्स 0 हो गई, क्यों नहीं होगा? सो जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन, आप भाग रहे हो, ठीक है, आप भाग रहे हो भाग रहे हो भाग रहे हो, सडनली आपने अपनी तरफ से फोर्स 0 कर दी, लेकिन तब भी आप रुकोगे नहीं, आगे निकल जाओगे। आप गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी ने ब्रेक मार दी, पर हम आगे निकल जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? इंजन ऑफ कर दो गाड़ी का, फिर भी गाड़ी चलती रहती है, बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे, कि जब यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं, कंट्रोलिंग टॉर्क बढ़ती जा रही है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तो फिक्स है, सपोज मैंने 10 दे दी, न्यूटन मान के चलते हैं, अदरवाइज न्यूटन मीटर इफ यू वांट टू गो फॉर द प्रॉपर यूनिट्स। कंट्रोलिंग टॉर्क 5 6 7 8 9 10, जैसी 10 हुई, ये पूरा का पूरा फोर्स, सॉरी टॉर्क 0 हो गई। लेकिन जो आपको एक बहुत ही हल्का सा पॉइंटर दिखता है, निडल, निडल किससे बनी होती है? एल्यूमिनियम यूज करते हैं उसको बनाने के लिए, ठीक है, जस्ट टू मेक इट लाइट वेट। मूविंग सिस्टम लाइट वेट होना चाहिए, बात करते हैं अभी। तो ये निडल जो आपको हल्की सी दिख रही है ना, ये खाली निडल नहीं है, इसके नीचे मैंने आपको बताया एक स्पिंडल है, पूरा एक मूविंग सिस्टम है। जो मूविंग सिस्टम होगा उसका कुछ मास होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, और जब वो घूम रहा होगा, तो जैसे ही नेट टॉर्क 0 हुई, लेकिन वो मास के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के चलते वो आगे निकल जाएगा। समझ में आई बात? तो बेटा हुआ क्या, कौन सा कलर बच गया, ग्रीन ले लेते हैं। ये यहां पे जब पहुंचा, तो हमें लगा रुक जाएगा, पर रुका नहीं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन के चलते क्या चला हो गया? आगे चला गया। अब जब ये आगे चला गया मतलब ज्यादा रोटेट हो गया, कैन यू अंडरस्टैंड, कैन यू फील दिस थिंग, दैट द कंट्रोलिंग टॉर्क विल बी ग्रेटर देन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क? नहीं हो रहा तो बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? निशांत, निशांत तुम्हें फील हो रहा है? नहीं हो रहा है तो बताओ। टेंशन नहीं लेनी है, पूछो। मुझे नहीं आएगा तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी टेंशन लेनी है, सर सर को नहीं आया, सर की बेइज्जती हो जाएगी, सर की टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, जस्ट लेट मी नो। इमेजिन करो एक सिचुएशन, यहाँ पे मैंने एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, बॉक्स के साथ एक स्प्रिंग बना है, दीवार के साथ ऐसे एक स्प्रिंग आ रहा है, वो इस बॉक्स के साथ बना हुआ है, और यहाँ से तुम एक कांस्टेंट 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो, मान लो गाड़ी रखी है, कुछ रखी है, 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो। ये बॉक्स यहाँ से हट के यहाँ पहुंचा, मुझे, मेरे साथ ऐसे मानो, मुझे मुझे पीछे से स्प्रिंग बांधा हुआ है, आगे से मुझे फोर्स लगाई जा रही है, तो मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा, अब स्प्रिंग और धक्का मारेगा मुझे आगे की तरफ, मैं थोड़ा और पीछे जाऊंगा, जब मैं इस कॉर्नर पे पहुंचूंगा, 10 न्यूटन और 10 न्यूटन बराबर है, मैं यहाँ रुक जाना चाहिए था, लेकिन मैं पीछे की तरफ भाग रहा था, मैं थोड़ा और पीछे चला गया, अब स्प्रिंग ज्यादा दब गया पहले के, अब स्प्रिंग ज्यादा दब गया, तो पीछे से अगर वो 10 यहाँ पे दे रहा था, अब ज्यादा दब गया, तो अब 10 से ज्यादा देगा फोर्स, 12। इसका मतलब अब स्प्रिंग की फोर्स, जो फोर्स लगी हुई थी उससे ज्यादा हो गई, अब मुझे वो क्या करेगा? आगे फेंकेगा। अब मैं आगे जाऊंगा, फिर से जहां 10 और 10 बराबर थे, वहां तो नहीं रुकूंगा, क्यों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, अब मैं यहां चला गया, अब स्प्रिंग ढीला हो गया, अब 10 के बजाय 8 लग रही है, पर ये 10 है, ये फिर मुझे पीछे फेंकेगा, ये फिर मुझे आगे भेजेगा। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, इट इज समथिंग लाइक दिस। Pointer will start fluctuating. What we'll be having, we will be having oscillations. And if it's an ideal case, हवा भी नहीं है, sustained oscillations. But सर हवा है प्रैक्टिकल केस, तो भी भैया बहुत टाइम लगाएगा, ये फ्लक्चुएट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, वो नीचे तो वो काम चलता रहेगा घूमने का। सो वी डू नॉट वांट दिस। तुम ये चाहते हो क्या? तुम रीडिंग ले रहे हो, वो घूम रहा है, तुम चाय वाय पी के आ रहे हो, अभी भी चल रहा है ऐसे, है ना? ये तुम बिल्कुल नहीं चाहते। हम चाहते हैं इमीडिएट हमें आंसर मिले लैब में। So that's why we introduced the
थर्ड टॉर्क, हमने तीसरी टॉर्क जो है वो इंट्रोड्यूस करी, जिसका नाम है डैम्पिंग टॉर्क। एंड इट इज डिनोटेड बाय टी, कैपिटल डी, कैपिटल डी। तो हमने अब डैम्पिंग टॉर्क जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई है। Okay, now what is the utility of the damping torque? The utility of the damping torque is to damp these oscillations. इन oscillations को damp करना है, इन oscillations को खत्म करना है. That's why we want to damp the oscillations, so we are using damping torque. We wanted to deflect the pointer, deflecting torque. We wanted to control the motion of the pointer, controlling torque. Okay, so right, ये बना लिया ये रेफरेंस के लिए बना लो जल्दी से, ताकि ध्यान रहे ऑसिलेशंस हो रही थी, तेज तेज बनाना चाहिए गंदा सा। गुड इवनिंग दीपक, गुड इवनिंग। हो गया बेटा, लिखो, चलो राइट डाउन। द यूटिलिटी ऑफ द डैम्पिंग टॉर्क, द यूटिलिटी ऑफ द डैम्पिंग टॉर्क is to damp the oscillations. The utility of the damping torque is to damp the oscillations. नेक्स्ट लाइन में लिखो, the damping torque is produced by damping mechanisms. The mechanism लिखना, the damping torque is produced by damping mechanism and the most commonly used damping mechanisms and the most commonly used damping mechanisms are फर्स्ट लिखो बेटा, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग मैकेनिज्म। इतनी थिकनेस से कोई समझ मतलब चलेगा ना, इतनी थिकनेस, ठीक है। दोज हु आर वाचिंग ऑनलाइन, इतनी थिकनेस चलेगी? पतला तो नहीं हो रहा तुम लोगों के लिए? बता देना। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग मैकेनिज्म। देखो बेटा, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग मैकेनिज्म तब इस्तेमाल किया जाता है जब ऑपरेटिंग फील्ड जो कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है वो वीक होती है। बहुत जल्दी आएगा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रोडायनमोमीटर इंस्ट्रूमेंट, दोनों में हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वहां पे जो ऑपरेटिंग फील्ड होती है जो कि टॉर्क प्रोड्यूस करती है डिफ्लेक्टिंग, वो वीक होती है। जहां वीक होगी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रांग होती है तो एडी करंट डैम्पिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। अभी लिखवाऊंगा, सबसे ज्यादा एफिशिएंट डैम्पिंग एडी करंट डैम्पिंग है। वी विल सी दैट वेरी सून। हेडिंग डालो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग मैकेनिज्म, उसमें लिखो, it is used when the operating field it is used when the operating field that is producing the deflecting torque
it is produced when the operating field that is producing the deflecting torque, it is used when the operating field that is uh, producing the deflecting torque is very weak, is very weak, is very weak. कैसे प्रोड्यूस होता है मैं बनाऊंगा नहीं डायग्राम, बनी हुई सीधा दिखा देता हूँ आपको समझने के लिए। हमने अपने होली में पिचकारी देखी है या साइकिल में हवा भरने वाला पंप, उसमें देखते हो वो पिचकारी बाहर आती है, पिस्टन होता है, पिस्टन बाहर आता है, अंदर जाता है, अगर वो खाली हो तो आप देखते हो उसमें थोड़ी सी फ्रिक्शन लगती है, हमें करने में फोर्स लगती है। दैट इज वन वे ऑफ प्रोड्यूसिंग एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग मैकेनिज्म, मतलब एयर की फ्रिक्शन से इसको डैम्प किया जाता है। जैसे वो पीछे जा रहा था तो उसको वो जाने नहीं देगा, हवा की वजह से वो रुकेगा, मतलब इस तरह से होगा। ये देखो, ये स्पिंडल था, ये पॉइंटर था, ये रोटेट होगा तो ये बाहर की तरफ आएगा, मतलब ये काफी यहाँ तक होता है, ये इतना छोटा नहीं यहाँ तक होगा, ठीक है। तो ये बाहर की तरफ आएगा, ये रोकेगा, फिर ये अंदर जाएगा, ये इसको रोकेगा, पिचकारी जो है ना, या फिर अपना पंप जो होता है उसको इमेजिन करना है। सो दैट्स हाउ द एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग मैकेनिज्म वर्क्स। हम ये आगे बनाएंगे नहीं, ध्यान रखना है एयर फ्रिक्शन हो रही है तो इस तरह से लगा हुआ है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, ये चैम्बर है एयर का, ये आपको जो ऐसे दिख रहा है, इसको मैं ऐसे करूं तो मेरा हाथ देखो ऐसे है, ये ऐसे है, समझ में आ गया आपको, इसका ये वाला व्यू दिख रहा है। ये जब ऐसे ऐसे होगा तो आप देख रहे हो कि ये फ्रिक्शन आएगी हवा की, तो ये रुकेगा। सो दिस इज दैट्स हाउ द एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग मैकेनिज्म इज अचीव्ड। ठीक है बेटा, बना लो कॉपी, जल्दी से करो, तुम लोग ड्राइंग करो। ये थोड़ा सा बड़ा बनाना, ठीक है, ये वाला ऐसे बनाना इसको। ये जब हम डिवाइसेस पढ़ेंगे तब हम ये चीजें बनाएंगे नहीं वहां पे, हम सिंपल लिखेंगे एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग मैकेनिज्म है, किस कहीं लगा होगा उस पर बस ये। हो गया निशांत, बन गया, बन रहा है, हो गया, ये बना लो, बना रहे हो तो हो गया, चलो ठीक है। नेक्स्ट लिखो सेकंड, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग मैकेनिज्म। पहले हमने एयर एज अ फ्रिक्शन यूज किया, अब हम कर रहे हैं फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग मैकेनिज्म। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग मैकेनिज्म, ये हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें यूज होता है। ये जो मैं पॉइंट्स बोलता हूँ ना, ये बस इंजीनियरिंग सर्विसेज प्री के लिए याद रखने होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट्स में कौन सा होता है, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग मैकेनिज्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट्स हाई वोल्टेजेस पे यूज होते हैं, ठीक है। तो ये हेडिंग डाल दो जल्दी से, फिर मैं ये पॉइंट लिखवा देता हूँ, डालिए हेडिंग, लिखो। इट इज यूज्ड इन, इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट्स, it is used in electrostatic instruments, it is used in electrostatic instruments that is used for high voltages, that is used for high voltages, that is used for high voltages। हो गया, ये देखो, ये इस तरह से है, फ्लूइड पड़ा हुआ है, जैसे ये फ्लूइड पड़ा हुआ है, ये डिस्क इसमें ऐसे रोटेट करेगी तो आप देख रहे हो कि फ्लूइड जो है वो फ्रिक्शन देगा, तो वो उसको मोशन को रोकने की कोशिश करेगा अगर ऑसिलेशंस आएंगी। तो जल्दी से रफ बना लो जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग।
हो गया बेटा? डिस्क गलत लिखा हुआ बच्चा, डिस्क यहाँ पे आएगी, ये है डिस्क, ये है डिस्क, ठीक है, ये डिस्क जो है वो घूमेगी, ठीक है। ये टॉप व्यू है, मतलब जब ऐसे मत समझ गए ना, यहाँ से देख रहे हो ये स्पिंडल ऐसे जब घूमेगा तो ये फ्रंट में घूमेगा, यहाँ पे भी ऊपर स्पिंडल लगा हुआ है, ये भी घूमेगा तो ये भी फ्रिक्शन आएगी, तो इसमें ज्यादा है, इसमें थोड़ी कम आएगी, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, एडी करंट डैम्पिंग मैकेनिज्म। थर्ड, eddy current damping mechanism. Write down, it is used when the operating field, it is used when the operating field which is producing the torque, when the operating field which is producing the deflecting torque is large, which is producing the deflecting torque is large. ये जो एडी करंट डैम्पिंग है, ये बस हम पहला जो इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे पीएमएमसी उसमें देखेंगे, ठीक है। राइट डाउन नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग मैकेनिज्म, इसके लिए बस एक पॉइंट लिख लो, इट इज यूज्ड इन गैल्वेनोमीटर, इट इज यूज्ड इन गैल्वेनोमीटर्स। इट इज यूज्ड इन गैल्वेनोमीटर। नोट लिखो, एनओटीई नोट। एडी करंट डैम्पिंग मैकेनिज्म, एडी करंट डैम्पिंग मैकेनिज्म, eddy current damping mechanism is the most efficient form of damping mechanism, is the most efficient form of damping mechanism. ओके, तो यहाँ तक हमने तीनों टाइप्स की टॉर्क्स जो है वो पढ़ ली है। कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था ये, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए पता होना चाहिए कौन सी टॉर्क क्या होती है, किसका नाम क्या है, कैसे क्या क्या होता है। अब धीरे धीरे आगे चलेंगे तो ये चीज़ें जब आएंगी तो और क्लियर होती जाएंगी। बस हम पहले इंस्ट्रूमेंट में एंटर करने ही लगे हैं, उससे पहले मैं ऐसी एक चीज़ बता रहा हूँ, थोड़ा मतलब नॉलेज के लिए क्यूरियोसिटी रहती है। बच्चे ये सोचते स्पिंडल हवा में कैसे रहेगा, ठीक है, ये जो स्पिंडल शाफ्ट है ये हवा में कैसे रहेगा, ये हवा में नहीं होता है बेटा। तो लिखो, ऐसे हेडिंग डाल लो, पिवट एंड जूल बेयरिंग। ये मैं ऐसे बड़ा करके एग्जेजरेट करके बना रहा हूँ, इतना बड़ा ऐसे होगा नहीं, छोटा सा होता है ये, तो मैं समझाने के लिए।
देखो बेटा, ये जो हमारा शाफ्ट है या स्पिंडल है, ठीक है, पिवट भी कह सकते हो इसको, ये नीचे टिका हुआ होता है एक बेयरिंग पे, जिसको हम जूल बेयरिंग कहते हैं। ये बेसिकली ये जो जूल है ना, ये एक्चुअली ये ऊपर वाली सरफेस है, मैंने वैसे ही अलग से थोड़ा समझाने के लिए बनाया है, तुम्हें दिखाने के लिए कि ये जो जूल है उसके नीचे स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है। अदरवाइज ये पोर्शन समझ लो, हटा दो तुम ये वाला, और ये सिर्फ जूल के ऊपर सीधा आएगा, ठीक है। तो ये जो जूल होता है ना, ये कौन सा यूज किया जाता है, सफायर। ये इंजीनियरिंग सर्विसेज प्री के लिए, बस ये छोटा सा पॉइंट याद रखना है, पूछ लिया तो यही पूछेगा, कुछ है नहीं इसमें पूछने के लिए। और जो आपका स्पिंडल होता है, दैट इज मेड अप ऑफ हार्डन्ड स्टील। क्यों सर? बेटा देखो क्या है, जब ये शाफ्ट के ऊपर आके ऐसे टिकेगा, जो हमारा शाफ्ट है, स्पिंडल है, वो जब सफायर के ऊपर आके ऐसे टिकेगा, या जो भी ज्वेल होगा उस पर टिकेगा आके, जब ये घूमेगा तो फ्रिक्शन आएगी। अगर फ्रिक्शन आएगी तो एरर आएगा। क्यों? फ्रिक्शन तो हमारी अनवांटेड है, तो जो हमारी असली में टॉर्क थी उसको ये फ्रिक्शन कम करेगी, तो हमारी रीडिंग कम आएगी। सपोज मेरी टॉर्क 10 आनी चाहिए थी, 10 न्यूटन मीटर की टॉर्क से आंसर आना था मेरा, लेकिन फ्रिक्शन आ गई 1 न्यूटन मीटर, तो कितनी बची टॉर्क, 9 न्यूटन मीटर। इसका मतलब अब मेरा आंसर 9 के हिसाब से आएगा। गॉट द पॉइंट? इसका मतलब ये फ्रिक्शन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। तो मुझे ये फ्रिक्शन मिनिमम चाहिए, और मिनिमम फ्रिक्शन देते हैं हार्डन स्टील और सफायर का कॉम्बिनेशन। इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिनिमम फ्रिक्शन देता है। अभी लिखवाऊंगा मैं। नाम क्या तुम्हारा? दीपक। अभी अभी लिखवाऊंगा, ठीक है। तो ये मिनिमम फ्रिक्शन देनी चाहिए, तो ये दोनों मिनिमम फ्रिक्शन देते हैं। दूसरी चीज, अगर मेरा कॉन्टेक्ट सरफेस ज्यादा हुआ तो फ्रिक्शन ज्यादा होगी कि कम होगी? ज्यादा होगी। इसका मतलब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन स्पिंडल एंड द जूल शुड बी लेस। कितना? बिल्कुल कम कर दूं? इंटरव्यू क्वेश्चन होता है, कितना कम कर दे, टेंडिंग टू जीरो कर दे, जितना कम करे उतना अच्छा है, या लिमिट है? इसकी लिमिट है। क्यों? बेटा स्ट्रेस या प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर आपने ये एरिया बहुत कम कर दिया तो प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा, इट विल क्रश इट, ब्रेक हो जाएगा ये। तो ये हम ना जूल के साथ, ये कई बार दिखाते नहीं, मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया है, जूल के साथ नीचे स्प्रिंग लगाया जाता है। क्यों? कभी इसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी वो इतना पतला और इतना सारा प्रेशर है, हल्का सा झटका आया टूट जाएगा, तो इसलिए हम स्प्रिंग लगाते हैं ताकि थोड़ा सा कुशनिंग रहे सफायर के नीचे। क्लियर है? ये इसकी थोड़ी साफ सुथरी डायग्राम। ये समझ के जूल, ये पूरा जूल था, ठीक है, ऐसे ये जूल था, नीचे स्प्रिंग लगा हुआ है। ये जल्दी से बना लो, फिर मैं आपको लिखवाता हूँ। बन गया बेटा? राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टील एंड सफायर, द कॉम्बिनेशन ऑफ steel and sapphire gives the lowest friction. नेक्स्ट ऐसे लिख लो, फ्रिक्शनल टॉर्क फॉर
joule bearing is directly proportional to area of contact is directly proportional to area of contact. मैं इसी के ऊपर लिख देता हूँ, फिर गंदा हो जाएगा, देख लो ऐसे, area of contact between pivot and joule, between pivot and joule. Next line में लिखो, therefore area of contact should be small. Therefore area of contact should be small. Therefore area of contact should be small. कितना स्मॉल हो सकता है वो मैंने आपको समझा दिया है, वो अपनी लैंग्वेज में आप लोग बाद में लिख लेना उसको. So this was all about the basics. Let's start our first main topic, the major topic. PMMC. Full form लिख लो. Permanent magnet. Write down. Permanent magnet. Moving coil. Permanent magnet. Moving coil. Type of instrument. Permanent magnet. Moving coil. Type of instrument. PMMC. Permanent magnet moving coil type of instrument. Write down first point. मतलब first point मतलब number 1 मत लिखना, बस ऐसे next line में लिखो. A PMMC instrument bases its operation. A PMMC instrument bases its operation on the PMMC instrument bases its operation on the magnetic effect of electric current. A PMMC instrument bases its operation on the magnetic effect of electric current. ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट आपको पता है. When a current carrying conductor, लिखना मत, ये बता चुका हूं. When a current carrying conductor is placed in the magnetic field, the conductor experiences a force which tends to push it away from the field. Okay. Next point में लिखो, the deflecting torque in this instrument is produced. The deflecting torque in this instrument is produced based on the fact based on the fact based on the fact that based on the fact that whenever a current carrying conductor is placed in the magnetic field, that whenever a current carrying conductor is placed in the magnetic field, comma, the conductor experiences a force. The conductor experiences a force that tends to push it away. Conductor experiences a force that tends to push it away from the magnetic field. That tends to push it away from the magnetic field. एक सेकंड में बना दूं पहले, फिर मैं आपको समझाता हूं, ठीक है.
देखो बेटा, ये मेरे पास परमानेंट मैग्नेट्स है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। बेसिकली क्या है, परमानेंट मैग्नेट्स के ऊपर सॉफ्ट आयरन पोल पीसेस ड्रिल किए हुए हैं। सर ये सब क्या होता है, अभी इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये मेरे पास जो अंदर बना हुआ है, पहले मैं एक बार को इसको भी कंप्लीट कर दूं, एक दो लाइन और लगा दें बस, फिर करते हैं स्टार्ट। और देखो, डायग्राम जो है ना, बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनाई जाती जैसे असली में होगी, ठीक है। हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम उसको बेस्ट पॉसिबल वे में रिप्रेजेंट करते हैं। अभी जैसे इसमें थोड़ा सा कुछ चेंज है, अगले में थोड़ा और हल्का सा चेंज करूंगा फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। हाथ से बना देते हैं थोड़ा सा। देखो बेटा, ये मैंने डायग्राम बनाई है पीएमएमसी के लिए। इसमें देखो क्या है, दीज आर द परमानेंट मैग्नेट्स, नॉर्थ एंड साउथ पोल। ये फिक्स्ड होते हैं, ठीक है, दे आर फिक्स्ड। बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या हुआ है, यहाँ मेरे पास परमानेंट मैग्नेट है। परमानेंट मैग्नेट के ऊपर सॉफ्ट आयरन पोल पीसेस जोड़े गए हैं। ये क्या है, सॉफ्ट आयरन पोल पीसेस जो जोड़े गए हैं। सर क्यों लगाए गए सॉफ्ट आयरन पोल पीसेस, परमानेंट मैग्नेट ही रहने देते। सॉफ्ट आयरन पोल पीसेस इसलिए लगाए जाते हैं ताकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रेडियल हो। अक्सर ही बुक्स में लिखा होता है। क्यों, व्हाट इज द नीड ऑफ अ रेडियल फील्ड, क्यों चाहिए थी मुझे रेडियल फील्ड, और इन्होंने रेडियल फील्ड जनरेट कैसे कर दी, ये हम समझेंगे पर रुक के, बाद में आएगा, अभी नहीं। अभी मैं सिर्फ आपको पॉइंट लिखवाऊंगा, बट आई विल एक्सप्लेन इट लेटर ऑन, जब बाद में आएगा, कि ये सॉफ्ट आयरन पोल पीसेस कैसे रेडियल फील्ड जनरेट करते हैं, और रेडियल फील्ड जनरेट करने की जरूरत क्या थी, व्हाट वाज द नीड ऑफ जनरेटिंग द रेडियल फील्ड। ओके, वो देखेंगे, जरूरी पॉइंट है, इंटरव्यू क्वेश्चन है वो। नेक्स्ट, ये जो है हमारा बीच में, ये जो ऑरेंज वाला बनाया है ना मैंने, हार्ड मतलब ये शेड करके, ये है आपके पास स्टेशनरी, इसको आयरन कोर लिखते हैं, देन आई विल टेल यू, दिस इज आयरन कोर। इसमें भी कंट्रोवर्सी रहती है कि ये मूविंग है कि स्टेशनरी है। दिस इज 100% स्टेशनरी। इसके बारे में बात करेंगे कि ये आयरन कोर क्यों स्टेशनरी है, और आयरन कोर की जरूरत क्या है, क्यों आयरन कोर लगाया, नहीं लगाते आयरन कोर, सो व्हाट वाज द नीड ऑफ द आयरन कोर, and moreover why it is stationary, can't it be part of the moving system, no, it has to be stationary. Next, ये सामने सामने पता लग रहा है आपको, कंट्रोल स्प्रिंग, एक ऊपर है, एक नीचे लगाया हुआ है। ये क्या है, पॉइंटर। सर लेकिन ये बीच में आपने ये क्या बनाए हैं दोनों, तो बेटा देखो क्या होता है, स्टेशनरी आयरन कोर के ऊपर आप लोग कॉइल लगाते हैं, द कॉइल इज अ पार्ट ऑफ द मूविंग सिस्टम। ये ग्रीन वाला जो होता है, दिस इज एल्यूमिनियम फॉर्मर। फॉर्मर मतलब सर कोर बेटा, जिसके ऊपर कॉइल बांधी जाती है, कॉइल लपेटते हैं ना, ढांचा जो उसका कोर होता है, वो एल्यूमिनियम का है इस बार, ठीक है। और ये जो व्हाइट वाला इसके ऊपर है, ये है कॉइल। ये कॉइल जो है वो एल्यूमिनियम फॉर्मर रेक्टेंगुलर शेप में होता है, एल्यूमिनियम फॉर्मर के ऊपर लपेटी गई है। यहाँ देख लो निशान बेटा, देख लो यहाँ पहले, बाद में कर लेना। ये रेक्टेंगुलर होती है, इस रेक्टेंगुलर के ऊपर इसको लपेटा गया हुआ है इस तरह करके कॉइल को। तो ये मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ कि ये एल्यूमिनियम फॉर्मर है, उसके ऊपर कॉइल ऐसे ऐसे करके लपेटी गई है, ठीक है। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, ये आपको भी मैंने बताया पिवट एंड ज्वेल बेयरिंग, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का, ये इसकी कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। जितनी बची हुई है जल्दी से यहाँ पे ड्रॉ करो, जो बचा है फिर मैं आपको डिक्टेट करवाता हूँ इसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह।
हो गया? चलो बेटा, अभी देखो मैंने क्या बताया, इसमें फिक्स्ड क्या क्या है? परमानेंट मैग्नेट्स जिनके ऊपर सॉफ्ट आयरन पोल पीसेस हमने ड्रिल किए हुए हैं। क्यों किए हैं वो मैं बताऊंगा, लेकिन समझेंगे हम बाद में। मूविंग सिस्टम का क्या, और दूसरा क्या है, ये स्टेशनरी आयरन कोर, ये जो अंदर आयरन का कोर बना हुआ है सिलेंडर की तरह में होता है, ये भी आपका स्टेशनरी है। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ द स्टेशनरी सिस्टम। मूविंग सिस्टम में क्या है, ये जो आपका स्पिंडल है, शाफ्ट है, ये मूव करेगा। इसके ऊपर ये पॉइंटर लगा होता है, सेट ऑफ कंट्रोल स्प्रिंग्स होते हैं, कॉइल और फॉर्मर, ये भी मूव होता है। ये जो ग्रीन और पर्पल बनाया है ना, मतलब मेरे पास कुछ है नहीं, ये फोन रेक्टेंगुलर है, इस पे मैं अगर कॉइल ऐसे ऐसे करके लपेट दूं, समझ में आ गया? तो ये वो है, ठीक है। अभी थोड़ी देर में ज़्यादा क्लियर होगा, मैं इसकी दूसरी आपको बताऊं, दिखाऊंगा। तो ये आपका मूविंग सिस्टम का पार्ट है। अब एक वर्ड बोलूंगा, अभी पहले लिखेंगे फिर मैं बोलूंगा। दिस स्टेशनरी आयरन कोर एंड दिस कॉइल एंड फॉर्मर, they are placed concentrically with respect to the virtual circle drawn by taking the sectorial surfaces of the soft iron pole pieces into consideration. I know it's a very heavy statement. लिखेंगे फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये सब क्या लिखवाया है मैंने, ठीक है? तो लिखते हैं, बिकॉज मेंस का पेपर कभी देना पड़ा, सो यू विल हैव टू राइट एवरीथिंग, और इसी में से कहीं कुछ पूछने दिक्कत हो जाएगी। क्विकली राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, द फिक्स्ड सिस्टम ऑफ अ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, द फिक्स्ड सिस्टम ऑफ अ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, the fixed system of a PMMC instrument consists of a consists of a the fixed system of a PMMC instrument consists of a permanent magnet consists of a permanent magnet with two with two soft iron pole pieces with two soft iron pole pieces drilled onto it drilled onto it drilled onto it and and a stationary iron core and a stationary iron core. ठीक है? तो जो स्टेशनरी आयरन कोर है, इसकी कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब हम लोग डेरिवेशन कर लेंगे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द यूटिलिटी ऑफ द सेकंड पॉइंट, द यूटिलिटी ऑफ द सॉफ्ट आयरन पोल पीसेस, द यूटिलिटी ऑफ द soft iron pole pieces, the utility of the soft iron pole pieces is to make the is to make the field is to make the field due to permanent magnets is to make the field due to permanent magnets radial in nature is to make the field due to permanent magnets radial in nature. ठीक है, ये क्या है, ये आपको बाद में बताऊंगा मैं, जब डैम्पिंग टॉर्क पढ़ लेंगे उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट, द next point, the moving system consists of the moving system consists of a spindle. The moving system consists of a spindle onto which consists of a spindle onto which a pointer onto which a pointer, comma, a set of control springs, a pointer, comma, a set of control springs, and an aluminium former and an aluminium former that carries the copper coil that carries the copper coil are mounted that carries the copper coil are mounted.
देखो बेटा, जो हमारा सॉफ्ट आयरन कोर है, जब आप उसको ऊपर से देखते हो, अभी आपने क्या देखा, साइड से देखा, अब ऊपर से उसको देखने लगे, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसा नजर आता है। पहले बना देता हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको समझाता हूँ, मिटेगा थोड़ा बहुत। चली जाएगा। अंडू कर देंगे। देखो बेटा क्या होता है, वो आप ये जो इसको सामने से देख रहे हो ना, ये और ये जो पोल्स दिख रहे हैं आपको, और ये बीच में आपको जो आयरन कोर दिख रहा है, बस अब इतना बनाया मैंने, कॉइल्स नहीं बनाई है। ये आयरन कोर एक सिलेंडर है। सिलेंडर को अगर तुम सामने से देखोगे तो तुम्हें एक रेक्टेंगल दिखता है, ऊपर से देखते हैं एक सर्कल नजर आता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग कॉलेज में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। इसको सामने से देख रहे हैं, ये भी ऐसे है, तो जो इसकी ये वाली सरफेस है, आपको एक एज नजर आ रहा है, ऊपर से देखेंगे तो ऐसे कर्व है ये। इमेजिन हो गया क्या बोलना चाह रहा हूं। अब ये जो सॉफ्ट आयरन पोल पीसीज हैं, अगर मैं इनकी सेक्टोरियल सरफेस, सेक्टर समझ गए, सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा, अगर मैं इस सेक्टोरियल सरफेस को कंसीडरेशन में लेते हुए एक वर्चुअल सर्कल ड्रॉ करूं, लैंग्वेज समझ में आ रही है, ये बनेगा। इसको थोड़ा सा डॉटेड कर देते हैं, ज्यादा ही डॉट हो रहा है, मिनिमम है। So this is a virtual circle that I have drawn by taking the sectorial surfaces of the soft iron pole pieces into consideration. उसके साथ जो आपका स्टेशनरी आयरन कोर और एल्यूमिनियम फॉर्मर जो कॉइल है, वो कंसेंट्रिकली बनाए जाते हैं। कंसेंट्रिकली मतलब इनका सेंटर एक है। समझ में आया कैसे प्लेस किया गया है। तो हम कहते हैं द स्टेशनरी आयरन कोर एंड द कॉइल आर प्लेस्ड कंसेंट्रिकली with respect to the virtual circle drawn by taking the sectorial surfaces of the soft iron pole pieces into consideration. I hope this point or this language is clear. Okay, ये टॉप व्यू है। अब कॉइल आपकी कैसे दिखती है, ये ऐसे ही बना देता हूँ उनको। थोड़ा हो गया लाइंस का, समझ जाना यार, ठीक है, मैनेज कर लो। ये कॉइल आपको दिख रही है, समझ रहे हो, वो जो सामने से आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा था, ऊपर से थोड़ा मोटा होगा क्योंकि कॉइल बार बार लपेटी गई होगी उसके ऊपर, तो वो थोड़ी थिकनेस नजर आएगी। तो ये आपको वो नजर आ रहा है ऊपर से। समझ में आ गया। ये जो कॉइल होती है ना, इट इज मेड अप ऑफ थिन वायर। याद रखना ये, अभी बताऊंगा आपको, समझाऊंगा। थिन कॉपर वायर, कॉइल इज वाउंड विद थिन कॉपर वायर। क्यों थिन कॉपर वायर से की जाती है सर? बेटा हम लोग हमेशा मूविंग सिस्टम का टॉर्क, की इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, ये जगह जगह हम कहीं भी फिट कर सकते हैं इस पॉइंट को, ठीक है। टॉर्क टू वेट रेशियो हाई रखना चाहते हैं, ठीक है। हम एक मूविंग सिस्टम का टॉर्क, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होती है, डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ द मूविंग सिस्टम, ये हम हाई रखना चाहते हैं। क्यों सर?
क्या जरूरत है? बिकॉज एज यू जस्ट सॉ, मूविंग सिस्टम इज रेस्टिंग ऑन द पिवट, सॉरी ज्वेल बेरिंग, द पिवट इज ऑन द ज्वेल बेरिंग. अब वहां पे फ्रिक्शन होती है, जब वो मूव करता है फ्रिक्शन होती है. अगर फ्रिक्शन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कंपेरेबल हुई तो एरर आएगा. जैसे हमने 10 न्यूटन मीटर ली थी और मान लो 4 हो गई, 3 हो गई. लेकिन अगर मेरी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है वो 10 न्यूटन मीटर है और मेरी फ्रिक्शनल टॉर्क जो है दैट इज ओनली 0.1 न्यूटन मीटर, क्या एरर आएगा? ज्यादा इनसिग्निफिकेंट. दैट्स व्हाई वी वांट दिस रेशियो टू बी हाई, कि हमारी टॉर्क टू वेट रेशियो, तो जितना हल्का सिस्टम होगा थोड़ी टॉर्क में भी मूव करेगा. सो इफ टॉर्क टू वेट रेशियो इज हाई, सेंसिटिविटी विल बी हाई और लेस. सर सेंसिटिविटी क्या होता है हमने पढ़ा नहीं है. कंट्रोल सिस्टम में तो पढ़ी है. सेंसिटिविटी कंट्रोल सिस्टम में तो पढ़ा है, सेंसिटिविटी ऑफ अल्फा विद रिस्पेक्ट टू बीटा. मतलब एक चीज को चेंज करने से परसेंटेज चेंज दूसरे में कितना आता है. तो सेंसिटिविटी मतलब अगर मैं थोड़ा सा इनपुट दूं और मेरा सिस्टम ज्यादा मूव करे, ठीक है, इट इज मोर सेंसिटिव. तो सेंसिटिविटी ज्यादा होगी क्योंकि टॉर्क टू वेट रेशियो ज्यादा है. सिस्टम हल्का है, टॉर्क ज्यादा आ रही है, वो मूव करेगा. दैट्स वाई हमेशा हम क्या चाहते हैं, हमारा जो मूविंग सिस्टम है उसका वेट कम हो और जो सिस्टम में टॉर्क है वो ज्यादा हो, ताकि टॉर्क टू वेट रेशियो ज्यादा हो, ताकि फ्रिक्शन लॉसेस जो है या फ्रिक्शन की वजह से एरर है वो कम आए. ये बात समझ में आ गई? वी ऑलवेज वांट टॉर्क टू वेट रेशियो टू बी हाई इन अवर सिस्टम. हमेशा. अगर किसी सिस्टम की टॉर्क टू वेट रेशियो हाई नहीं है तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है. ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है. हम हमेशा टॉक टू वेट रेशियो हाई रखना चाहते हैं. पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में टॉक टू वेट रेशियो हाई आती है, ठीक है. अब एक बात बताओ, आप टॉक टू वेट रेशियो को हाई रखना चाहते हो तो ये जो कॉइल थी, ये मूविंग सिस्टम का पार्ट है, मैंने भी आपको बताया. क्योंकि ये जो ऑरेंज वाला कोर है ना, ये फिक्स रहेगा. ये कॉइल ऐसे ऐसे घूमेगी इसके ऊपर, क्योंकि वो मूविंग सिस्टम का पार्ट है, कॉइल रोटेट करेगी. तो कॉइल को आप थिन वायर से वाइंड करना चाहोगे कि थिक वायर से? थिन वायर से. क्योंकि मूविंग सिस्टम का वेट कम करना है. अगर मूविंग सिस्टम को हल्का बनाना है तो आप पतली वायर से इसको वाइंड करेंगे. पतली वायर से वाइंड करेंगे, वेट कम हो जाएगा, टॉक टू वेट रेशियो हाई हो जाएगी. सो दैट इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ द PMMC, one of the advantages of the PMMC instrument, that the torque to weight ratio in the PMMC instrument is very high, which leads to higher sensitivity and obviously higher accuracy. क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से जो हमारी इनएक्यूरेसी हो रही थी, लॉसेस आ रहे थे, उसको हमने कवर किया हाई टॉक टू वेट रेशियो के साथ. तो अगर टॉक टू वेट रेशियो हाई है तो एक्यूरेसी भी ज्यादा होगी और हमारी सेंसिटिविटी भी ज्यादा होगी. पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में सेंसिटिविटी होती है अप्रोक्सीमेटली 2% ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन. ये सब मैं आपको लिखवाऊंगा. सर ये क्या होता है 2% ऑफ एफएसडी? ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, समान है, ठीक है. ऑल दिस थिंग्स विल कम व्हेन वी विल स्टडी द अदर टॉपिक्स. यहाँ तक सबको ये पॉइंट क्लियर हुआ जो मैंने बताया? तो लिखते हैं. हमने 2 पॉइंट लिखे थे ना अभी तक, 3 लिख लिए. राइट ऑन 4th पॉइंट. The soft iron core, the soft iron core and the aluminium former, the soft iron core and the aluminium former are placed, the soft iron core and the aluminium former are placed concentrically, are placed concentrically, are placed concentrically with respect to the, with respect to the virtual circle drawn, with respect to the virtual circle drawn, with respect to the virtual circle drawn by taking the, by taking the sectorial surfaces, by taking the sectorial surfaces of the soft iron pole pieces, of the soft iron pole pieces into consideration. Into consideration of the soft iron pole pieces into consideration. हो गया बेटा? ये बना लो ताकि आपको समझ में आ जाए कहने का मतलब क्या था. ऑनलाइन जो बैठे हैं समझ में आ रहा है? कुछ लिखते रहा करो हाँ ना.
जब मैं पूछ रहा हूँ समझ में आ रहा है लिख तो दिया करो, बस आलोक ने लिखा है। ओके आयुष, ओके प्रीति। बाकी लोग सोच रहे हैं कोई तो लिख ही देगा, है ना, हम आराम करते हैं। आ रहा है आलोक, चलो गुड गुड। ये भी लिख लेना, ठीक है, और इसकी एक्सप्लेनेशन बाद में घर जाके डिटेल में लिख लेना जो समझाया था मैंने, ठीक है। नेक्स्ट लिखो। अच्छा एक बात बताओ, इस बार आपको क्या लगता है ऑपरेटिंग फील्ड मतलब जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी इन पोल्स की वजह से, ये स्ट्रांग होगी वीक होगी? इलेक्ट्रिकल परमानेंट मैग्नेट लगाए हुए हैं तो स्ट्रांग ही होगी, ठीक है ना। सो स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है तो कौन सा डैम्पिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल करेंगे? चार लिखे थे। जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने वहां लिखवाया हुआ है, हम लोग एडी करंट डैम्पिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मेरे से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था इन्होंने, एडी करंट डैम्पिंग मैकेनिज्म कैसे यहाँ पे वर्क करता है। पहले पूछा था इन अ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट व्हाट काइंड ऑफ अ डैम्पिंग मैकेनिज्म इज यूज्ड, सो आई टोल्ड एडी करंट डैम्पिंग मैकेनिज्म। देन दे आस्क्ड मी कुड यू प्लीज एक्सप्लेन हाउ द एडी करंट डैम्पिंग मैकेनिज्म कम्स इनटू पिक्चर ओवर हियर। सो वो समझेंगे अभी हम, ठीक है। तो आप लिखो नेक्स्ट पॉइंट, एज द ऑपरेटिंग फील्ड has the operating field that produces the deflecting torque, has the operating field that produces the deflecting torque is large, as the operating field that produces the deflecting torque is large, therefore the eddy current damping mechanism is used. Therefore, the eddy current damping mechanism is used. नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा। देखो पीएमएमसी में हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म का यूज करते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए। मूविंग आयरन में दोनों हो सकते हैं, मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग कंट्रोल होगा। क्यों? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला जो क्वेश्चन अभी बताने लगा हूँ इसके बाद, वो गेट में ईएससी में कई बार पूछा गया है, बिकॉज दैट इज अ पिक्यूलियर पॉइंट अबाउट पीएमएमसी। सो लिखो नेक्स्ट पॉइंट पहले, द कंट्रोलिंग टॉर्क is provided by spring control mechanism. The controlling torque is provided by spring control mechanism. लिख लिया बेटा? जो पीएमएमसी में स्प्रिंग है हमारा, उसके दो काम है। पहला काम कंट्रोलिंग टॉर्क देगा, वो तो है ही है। कंट्रोलिंग टॉर्क वाला क्या था? पॉइंटर को रेस्ट पे लाएगा, फिर जीरो पे लेके जाएगा, वो सब काम तो करता है। बट वन वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कभी नहीं भूलना है, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में जो हमारा स्प्रिंग होता है वो कॉइल में करंट कैरी करता है। इट कैरीज द करंट टू द कॉइल। मतलब सपोज मैं ऐसे रफ एंड, मतलब चलो हल्का सा रफ एंड ऐसे बना रहा हूँ समझाने के लिए। जैसे बेटा ये कॉइल है, बार बार टर्न्स आ रहे होंगे, ठीक है, जस्ट इमेजिन अ लॉट ऑफ टर्न्स आर देयर। तो लास्ट में टर्न्स आने के बाद एक वायर निकलेगी लास्ट में जहां से स्टार्ट करी हुई है, या जो एंड वायर कह लो, वो स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड होती है, और स्प्रिंग आगे एक टर्मिनल लेके निकलता है बाहर, और दूसरी भी वायर एक रही होगी नीचे की तरफ, वो दूसरे स्प्रिंग पे कनेक्टेड होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये।
क्यों सर इतनी एम्फोसिस क्यों दे रहे हो, क्या क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से? तो देखो क्वेश्चन क्या बनाया जाता है बेटा। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल बात करें, अगर हमारा स्प्रिंग टूट गया, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगी हुई है और यहां से स्प्रिंग ने इसको रोका हुआ है, स्प्रिंग टूट गया, कंट्रोलिंग टॉर्क खत्म, पॉइंटर मूव्स टू द फुल स्केल डिफ्लेक्शन। नॉर्मली हर एक डिवाइस में मूविंग आयरन, ईडीएम, हर किसी में यही होगा। मैं मूविंग आयरन में पॉइंट लिखवाऊंगा ताकि दोनों कंपैरिजन हो जाए। तो होता क्या है, जैसे ही हमारा स्प्रिंग टूटता है, कंट्रोलिंग टॉर्क जीरो होती है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगी होती है, पॉइंटर मूव्स टू द फुल स्केल डिफ्लेक्शन। लेकिन यहां पे क्या होता है, यहां पे जैसे ही पॉइंट स्प्रिंग टूटता है, ऊपर वाला या नीचे वाला कोई भी स्प्रिंग टूटेगा, जैसे ही स्प्रिंग टूटेगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जीरो हो जाएगी। दिस इज पेक्यूलियर इन दिस, बिकॉज यहीं पे स्प्रिंग सिर्फ कैरी कर रहा है करंट कॉइल में। क्योंकि स्प्रिंग कॉइल में करंट कैरी कर रहा है, अगर स्प्रिंग टूट गया तो कॉइल में करंट जीरो, कॉइल में करंट जीरो, तो यहां पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगी। डिफ्लेक्ट अभी समझाऊंगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कैसे प्रोड्यूस हो रही थी यहाँ पे बेटा। ये जो आपकी कॉइल है ना, इसमें करंट जारी होती है, यहां मैग्नेटिक फील्ड है। सो व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर is placed in the magnetic field, it will experience a force due to which it will rotate. अभी दिखाऊंगा मैं आपको थोड़ी देर बाद, समझ में आया? अगर स्प्रिंग टूट गया, यहाँ पे करंट खत्म हो गई, जब करंट खत्म हो गई तो क्या यहाँ पे कोई टॉर्क बचेगी? नहीं बचेगी, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जीरो हो गई, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जीरो हो गई। अब अगर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जीरो हो गई तो वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे नहीं जाएगा, वो वापस आ जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे एक स्प्रिंग नीचे बंधा है, एक स्प्रिंग ऊपर बंधा हुआ है, क्वेश्चन ऐसे आएगा, ठीक है? पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में ऐसे था, सडनली द अपर स्प्रिंग ब्रेक्स। नाउ व्हाट विल हैपन? नाउ व्हाट विल हैपन? फर्स्टली the current in the coil will become zero. Because the current in the coil is zero, therefore no torque on this, deflecting torque. Deflecting torque is not there. Now the lower control spring will bring it back to zero. वो भी तो हल्का सा कसा था ना, वो ढीला होकर जीरो पे ले आएगा। ये बात क्लियर हो गई? पक्का? श्योर हो? तो अगर मैं अब आपसे पूछूं, in a PMMC instrument, if the PMMC instrument was having a scale from 0 ampere to 10 ampere and it was reading 6 ampere and suddenly the upper control spring breaks, what will be the reading of the PMMC instrument? 0. अगर ये मैं PMMC हटा के मूविंग आयरन बोल दूंगा, सो 10 एम्पेयर। क्यों? क्योंकि वहां पे स्प्रिंग का काम खाली कंट्रोल देना होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क। स्प्रिंग टूट गया, कंट्रोलिंग टॉर्क खत्म, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसी और तरह से लग रही होती है वहां पे। तो स्प्रिंग टूटने से खाली कंट्रोलिंग टॉर्क गई, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मेंटेन रहती है। हर केस में याद रखना, कोई भी केस आए पीएमएमसी को छोड़ के, अगर उसने कहा स्प्रिंग टूट गया तो वो फुल स्केल पे चला गया, लेकिन सिर्फ पीएमएमसी में स्प्रिंग टूट गया तो वो जीरो पे चला गया, क्योंकि ये जीरो हो गई। ये बात क्लियर हो गई सबको बेटा? राइट डाउन द कंट्रोलिंग, ऐसे लिखो, the control springs in PMMC instrument, the control springs in PMMC instrument hello Shekhar, hello beta. The control springs in PMMC instrument have two functions, have two functions. The control springs in PMMC instrument have two functions. First, they produce the controlling torque, जो normal function था, जो हर कोई करता है, they produce the controlling torque. Second, that is important, which is peculiar, सिर्फ यही करता है. Second point, they also lead, second point, they also lead the current in the moving system. They also lead the current in the moving system. Next point, मतलब ये दो हो गए पॉइंट, समझ में आ गया? अब नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? इन अ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, in a PMMC instrument, in a PMMC instrument, if one of the control spring breaks, in a PMMC instrument, if one of the
control spring breaks, then the pointer comes back to the zero position. Then the pointer brings it back to the pointer comes back, the pointer comes back to the zero position. Bracket में लिखो, because td is equal to zero, and the other नहीं, bracket close नहीं करनी थी, td is equal to zero and the other spring will bring the pointer back to zero, and the other spring will bring the pointer back to zero. Sir, if there is controlling torque in the system, can't it reduce the damping? Then why damping torque is produced? Ayush, have you attended? मैंने वो ब्रेक से पहले बताया था, ब्रेक के बाद बताया है? अभी वो जो कॉन्सेप्ट बताया था मैंने मूवमेंट का, ब्रेक के बाद बताया। आयुष पूरी क्लास अटेंड करी है क्या, या अभी बीच में ज्वाइन किए हो? आयुष बीच में ज्वाइन किया कि पूरी क्लास अटेंड करी है? आयुष का कहना है कि अगर कंट्रोलिंग टॉर्क प्रेजेंट थी तो डैम्पिंग टॉर्क की क्या जरूरत थी, डैम्पिंग तो कंट्रोलिंग टॉर्क भी कर देती। क्या लगता है तुम लोगों को? यही अभी समझाया आयुष बेटा कि कंट्रोलिंग टॉर्क डैम्पिंग टॉर्क को अपोज कर रही है, बिल्कुल सही बात है, मैं एग्री कर रहा हूँ। लेकिन क्या होगा कि जब वो फाइनल पोजीशन पे पहुंचते थे, कंट्रोलिंग टॉर्क को डैम्पिंग टॉर्क जो है वो इक्वल हो जाते थे, इक्वल होने की वजह से नेट टॉर्क जीरो हो जाती थी। लेकिन अब क्या है, बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, क्योंकि बॉडी का कुछ मास है नीचे मूविंग सिस्टम का। अब उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के चलते वो आगे जा रहा है। अब जब वो आगे चला जाएगा तो कंट्रोलिंग टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क से बढ़ जाएगी, तो फिर कंट्रोलिंग टॉर्क इसको वापस फेंकेगी, फिर यहाँ पे दोनों बराबर, लेकिन फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, फिर पीछे, फिर आगे, फिर दिस प्रोसेस विल कीप ऑन हैपनिंग। सो to damp you will have to use some damping mechanism. The damping mechanism I've already showed you. सर अगर मैं नहीं लगाता तो जो नॉर्मल हवा है यहाँ पे उससे कुछ तो धीरे धीरे ये कम होता, बट वो इतना धीरे होता it would have taken a lot of time basically to settle down. So that's why you will have to use the damping torque. Okay. ओके सर, गॉट इट। बीच बीच में ज्वाइन हुआ, बीच में ज्वाइन हुआ था, ठीक है, इट्स नो प्रॉब्लम। चलो बेटा, अब हम देखते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया है ना? हमने अब तक क्या पढ़ लिया, कंस्ट्रक्शन पढ़ ली, पीएमएमसी कैसा दिखता है थोड़ा बहुत हमने देख लिया, मूविंग सिस्टम में क्या है, फिक्स सिस्टम में क्या है, कुछ कुछ पॉइंट्स है, एक दो पॉइंट बाद में के लिए छोड़ दिए। अब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस कैसे हुई, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क? Because the deflecting torque in case of PMMC instrument is given by TD is equal to GI, where G is called as the galvanometer constant and its value is N into B into A. We're going to derive it. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये फिगर बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। लाइट पड़ रही है ऊपर, कहाँ तक है बोर्ड? इसको अंदर कर देते हैं, जगह चाहिए होगी शो करने के लिए।
बेटा आपका नॉर्थ पोल हो गया, वही सेम चीज, ठीक है। साउथ पोल, स्टेशनरी आयरन कोर, एल्यूमिनियम फॉर्मर, कॉइल। मैंने अब स्प्रिंग ऐसे दिखाया है क्योंकि अब आपको समझा दिया कि स्प्रिंग्स जो है वो कॉइल से कैरी कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, ओ सॉरी करंट। अब नाउ लेट्स से, कौन सा कलर बचा है, रेडी यूज कर लेते हैं चलो। लेट्स से द करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस इन द कॉइल। समझ में आ गया? कॉइल में इस तरह से करंट जा रही है। ये जो कंडक्टर है इसका नाम रख देते हैं 1, इसका नाम रख देते हैं 2, इसका नाम रख देते हैं 3, इसका नाम रख देते हैं 4। एंड लेट्स से द करंट दैट इज फ्लोइंग इज आई, इज आई, ठीक है। अब क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में है तो यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होने वाली है। जस्ट टू सिंप्लीफाई, आपको इजीली नजर आए, बस मैं एक टर्न कॉइल का अलग से बना रहा हूं, जस्ट 1 टर्न आई एम ड्राइंग। यही नीचे बना देते हैं। ये सिर्फ 1 टर्न लिया है, ठीक है बेटा। देखो अब कॉइल में करंट ऐसे जा रहा है, दिस इज आई 1 2 3 4, दिस इज नॉर्थ साउथ, और फील्ड ऐसे होगी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो गई। इसको लेंथ को मैंने एल कह दिया है, इसको मैंने डी कह दिया है। अच्छा एक बात बताओ, जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर फील्ड में पड़ा होता है, फोर्स किसके बराबर होती है उस पर? इलेक्ट्रिकल। करंट चार्ज नहीं बोल रहा मैं, करंट है, ईएमटी, आइडियल क्रॉस बी। आइडियल क्रॉस बी होता है ना यार, क्या कर रहे हो, मशीन्स नहीं पढ़ा अभी तक? आइडियल क्रॉस बी होता है ना फोर्स। तो हम उसको जब एक्सपेंड करेंगे आइडियल क्रॉस बी को, तो क्या लिख देते हैं हम, बी आई एल साइन थीटा। ओके, नाउ फर्स्ट और थर्ड को देखना है। कंडक्टर 1 और 3 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है बेटा। 1 और 3 मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहे हैं? बहुत मुश्किल सवाल है, कितना बना रहे हैं दीपक? 0। ध्यान से देखना है दीपक, ध्यान से। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, 1 ऐसे है 90 डिग्री, 3 ऐसे है 90 डिग्री। ये दोनों 1 और 3 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। सो 1 और 3 के लिए थीटा 90 डिग्री आ रहा है, तो फोर्स कितना आ गया? बी आई एल साइन 91। मेरे पास ये फोर्स आ रही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, मोबाइल यूज करने में कुछ नहीं रखा है, सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है जीवन की। अगर घर उजड़ने वाला है तब यूज कर लो, ठीक है, नहीं उजड़ने वाला तो छोड़ दो। थीटा इज इक्वल टू, सेकंड और फोर्थ के लिए थीटा कितना है? 0 डिग्री, पैरेलल आ गया वो, ठीक है, 0। व्हाट इज साइन 0? 0, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब है 1 और 3 पे फोर्स लग रही है, 2 और 4 पे फोर्स नहीं लग रही है। अब 1 और 3 पे जो फोर्स लग रही है मुझे उसकी डायरेक्शन चाहिए। मशीन पढ़ा है तुम लोगों ने? चल रहे हैं? कितना पढ़ लिया? मतलब बहुत पढ़ लिया अभी तक तो बताओ फिर 1 पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी? ये तुम ईएमटी के हिसाब से सोचो, तुम्हें पता लग जाएगा। 1 पे फोर्स कैसे लगेगी, किस डायरेक्शन में? ए जेड की माइनस ए जेड? मैग्नेटिक फील्ड
करंट अंदर जाएगी, ठीक है। तो जस्ट तुम कर रहे हो वैसे करना, मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से कर देता हूँ अगर वैसे करना है तो। देखो देखो, फोर्स क्या होता है, आइडियल क्रॉस बी, जो तुमने ईएमटी में पढ़ा होगा, ऐसे करते हैं वहां पे, आइडियल क्रॉस बी। नाउ द करंट एलिमेंट, ये नॉर्मल में एक्स मतलब वाई, एक्स और जेड ले रहा हूँ नॉर्मल कोऑर्डिनेट, ठीक है। ऊपर कितने किस डायरेक्शन है, ए वाई क्रॉस बी ए एक्स। ए वाई क्रॉस ए एक्स क्या होता है, माइनस एक्स वाई जेड घूमता है ना, माइनस ए जेड। इसका मतलब इसमें अंदर लग रही है, अदरवाइज राइट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड, करंट धक्का मारो अंदर की तरफ चला गया, ठीक है। सो इसमें अंदर की तरफ लग रही है, माइनस ए जेड लग रही है, ये हो गया फर्स्ट का। इसी तरह थर्ड का देखना है अगर, हाँ वो तो तुम उस हिसाब से लगाओगे, मैं अपने शॉर्टकट लगा रहा हूँ, मशीन्स वाले इलेक्ट्रिकल वाले हैं, तुम्हें मैंने इसलिए इससे करके दिया, मैंने हैंड नहीं लगाया, मैंने तुम्हें प्रॉपरली करके दिया, ठीक है। ना इसके लिए देखेंगे तो समझ में आ गया इसके, यहां से अगर हम देख लेंगे इसको, अगर लिखना चाहते हो शॉर्ट में सीधा लिख लो, फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आइडियल, करंट अब नीचे की तरफ है तो माइनस ए वाई क्रॉस, इस डायरेक्शन में क्या आ रहा है, ए एक्स, माइनस ए वाई क्रॉस ए एक्स अब क्या हो जाएगा, प्लस ए जेड। तो अब अगर आप नोटिस करो, 1 पे डाउन है, 3 पे अप है, इस डायग्राम को देखना, 1 सामने से देखो, इमेजिन करो, डाउन मतलब ये, समझ रहे हो, ऐसे करके देखोगे तो, अप मतलब बाहर, ये रोटेशन स्टार्ट हुई, समझ में आ रहा है, रोटेशन होगी। कि मैं आगे बना देता हूं, आपको नोट्स के लिए लिखना होगा। तो ये हमने बात करी बेटा एक टर्न की, एन टर्न्स थे कॉइल में, एन टर्न्स थे, तो फोर्स कितनी हो गई, एन बी आई एल, क्योंकि बी आई एल थी एक टर्न के लिए, एन टर्न्स के लिए एन बी आई एल लिख दी मैंने। नाउ रोटेशन स्टार्ट हो गई, दिस इज फोर्स एफ, और ये डिस्टेंस कितना है, ऊपर से देख रहे हैं डी, इसका मतलब फोर्स एफ डी, टॉक कितना होता है एफ इंटू डी, या फिर सेंटर से एफ इंटू डी बाई टू, एफ इंटू डी बाई टू एड करोगे एफ इंटू डी। इसका मतलब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो प्रोड्यूस हो रही है दैट इज कमिंग एज एफ इंटू डी, व्हाट इज एफ, एन बी आई एल इंटू डी। So you can see beta L into D will be area. So it will be N B A into I, where this is written as deflecting torque is equal to G into I, where G is N B A. ये आपको वैल्यूज याद रखनी है, you have to remember this, and this G is called as galvanometer constant, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, galvanometer constant. So this is a derivation, मेंस के लिए आएगी तो याद रखना है, अदरवाइज जस्ट रिमेंबर द कॉन्सेप्ट्स। ये यहाँ से कॉपी करना है ना, यहाँ से भी कॉपी कर लीजिए। आदर्श तुम बहुत लेट हो गए क्लास के लिए आज।
हो गया? ये मतलब प्रॉपर लिख लेना, इफ द मूविंग कॉइल हैज n टर्न्स, मैंने शॉर्ट में लिखा है ना, प्रॉपर लिख लो, मर्जी है, समझ में आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज लिख लो इफ द मूविंग कॉइल हैज n टर्न्स। फिर इसके बाद लिख लेना, ये स्टेप के बाद ना नीचे लिख लेना एरिया ऑफ द कॉइल ए इज इक्वल टू एल इंटू डी, ताकि ए पता रहे क्या है आपको। ए लिख लेना, एरिया ऑफ द कॉइल इज इक्वल टू एल इंटू डी। हो गया? हो गया? तो जो हमारा सबसे बड़ा टॉपिक है ना बच्चा, वो यही है इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें भी हम लोग पहले पढ़ेंगे पीएमएमसी, मूविंग आयरन छोटा है, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर काफी बड़ा है क्योंकि उसमें वॉट मीटर, थ्री फेज पावर मेजरमेंट, वो सारा पावर फैक्टर मीटर सब उसी में आएगा। एनर्जी मीटर हम लोग बाद में लास्ट में करेंगे। ठीक है, जितना पढ़ा है ये सारा रिवाइज करके आना कल। आज के लिए इतना ही है। जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, आप लोगों को कल लिंक फिर मैं दे दूंगा, 3 बजे से क्लास है कल, फिर मैं ग्रुप में लिंक डाल दूंगा। अगर नहीं आया तो 3 बजे तक वेट करना, आई विल पुट दैट इन द ग्रुप। ओके, सो टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।